हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो हिस्ट्री की क्लास पढ़ाने वाला हूं। और हिस्ट्री की क्लास में आपको सबसे शानदार फेवरेट टॉपिक जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ध्यान रखना, मैं केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही नहीं पढ़ाने वाला, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो अन्य संस्थाएं चल रही थी, जो किसानों के, मजदूरों के, छोटे व्यापारियों के, महिलाओं के या अन्य सामाजिक शोषण जो अंग्रेजों के द्वारा दिया जा रहा था, उनकी आवाज उठा रही थी अलग अलग क्षेत्रीय मंचों से, उन सभी के बारे में बात करने वाला हूं। आपको पता है, महाराष्ट्र में कुछ और संस्थाएं आवाज उठा रही थी, बंगाल में कुछ और उठा रही थी, कुछ तो ऐसी थी जो लंदन में दादा भाई नेहरू जैसे लोगों ने तो लंदन में भी संस्था बना करके अंग्रेजों के खिलाफ भारत में हो रहे अन्याय एवं अत्याचार के खिलाफ क्या उठाई थी, आवाज उठाई थी। तो उन सब संस्थाओं के बारे में जितना हमारे एग्जाम में जरूरी है, हम केवल उतना ही पढ़ेंगे। आप लोग विश्वास करके थोड़ा सा मेरे साथ बना रहिएगा, आपके एग्जाम से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा विश्वास है। तो स्क्रीन पर आप लोग देख ही रहे होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम आपको पढ़ाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह पढ़ाऊंगा कि भारत में उस समय अन्य संस्थाएं भी क्या कर रही थी, काम कर रही थी कांग्रेस से पहले। क्यों कांग्रेस में जरूरत पड़ी कि भाई कांग्रेस की स्थापना होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं पहली सभा की बात करूं तो ब्रह्म समाज, आप पता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ध्यान रखना। और ये 1828 में इसका क्या हुआ था भाई, 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, ये मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं। कांग्रेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यह पढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। वही लैंड होल्डर सोसाइटी, जो जमींदारों के द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे, उनको दूर करने के लिए द्वारकानाथ टैगोर द्वारा 1838 में शुरू की गई थी। ये पूछा जाता है कब बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये 1851 में स्टार्ट की गई थी राधाकांत देव के द्वारा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है ना। तो पहले 28 में, फिर 38 में, फिर 51 में। पहले ब्रह्मा समाज, लैंड होल्डर, फिर ब्रिटिश इंडियन। अब आके ब्रिटिश इंडियन की जगह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शुरुआत की बात करेंगे, जो मैं अभी बता रहा था कि भारत से बाहर स्टार्ट की गई थी। वो दादा भाई नेहरू जी द्वारा लंदन में यह संस्था स्टार्ट की गई थी 1866 में। पूछ लेगा भारत से बाहर एक कौन सी संस्था थी जो भारत से बाहर ही आवाज उठा रही थी, किसके द्वारा, दादा भाई नेहरू जी द्वारा। कब, 1866 में। कहां, लंदन में, ठीक है ना। इसके साथ ही देखो, पूना सार्वजनिक सभा की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसको लेकर के डिबेट होता था। कहीं तो स्रोतों में 1870 लिखा हुआ है और एमजी रानाडे द्वारा इसको क्या किया गया, बनाया गया है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होंगे तो पूना सार्वजनिक सभा को लेकर के 1867 भी आपके सामने होगा, और यहां गणेश वासुदेव जोशी भी होगा। तो आप देख लेना ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आपका क्या हो सकता है, ऑप्शन में हिट बैठ रहा है, ठीक है। वहीं इंडियन एसोसिएशन की बात करूं तो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा ये क्या की गई थी, स्टार्ट की गई थी। तो ये कुछ संस्थाएं हैं कांग्रेस से पहले की, जो सक्रिय रूप से क्या कर रही थी, भारत में हक अधिकार के लिए, शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिसमें बहुत बौद्धिक लोग क्या थे, अलग अलग संस्थाओं में ये बौद्धिक ही लोग तो थे। द्वारकानाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नेहरू जी, एमजी रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गणेश वासुदेव जी, ये सब बौद्धिक लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। इनको पता था अंग्रेज क्या कर रहे हो, किस तरीके से ये छोटे छोटे मंच उठा करके रीजनेबल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर भारतीयों के हक अधिकार के लिए क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। लेकिन होता क्या था, मान के चलिए महाराष्ट्र में किसी ने आंदोलन किया तो अंग्रेज क्या करते थे, अपनी पूरी ताकत लगा के महाराष्ट्र को दबा दिया। बंगाल में किसी ने किया तो बंगाल को दबा दिया। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यह था कि अंग्रेज आसानी से उस समय के द्वारा उठाई गई आवाजों को आसानी से दबाने में क्या होते थे, कामयाब होते थे। तब जाकर के आगे एक बड़े मंच की क्या हुई, आवश्यकता हुई कि अब महाराष्ट्र वाला मंच महाराष्ट्र की आवाज उठा रहा है, बंगाल वाला मंच बंगाल की आवाज उठा रहा है, दक्षिण भारत का मंच दक्षिण भारत की आवाज उठा रहा है। इसका मतलब क्या है, इससे बात नहीं बनेगी। बात किससे बनेगी, कोई ऐसा एक बड़ा मंच तैयार होना चाहिए जिसमें संपूर्ण भारत की आवाज उठाई जा सके, दक्षिण भारत की, उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्व भारत की, हर एक विषय पर, हर एक भारत के क्षेत्र से वहां मंच पर आवाज उठनी चाहिए। यह आवाज अंग्रेजों के कानों तक जाएगी, क्योंकि यहां हर क्षेत्र से आकर के नेता इकट्ठे होंगे और यह पता चलेगा कि अंग्रेज जगह जगह किस तरीके से शोषण कर रहे हैं।
जब ये पता चलेगा तो संपूर्ण भारत में इसका मैसेज जाएगा और जल्दी से लोग क्या होंगे, अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ खड़े होंगे, जागरूक होंगे, संघर्षित होंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्थापना पूछ लेता है, तो ये 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना मानी जाती है। इस 28 दिसंबर की डेट को आप याद रख लेना, भर लेना दिमाग में, दिसंबर महीने में। एक अंग्रेज ही अधिकारी था जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम कह लो। ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था, अंग्रेजी शासन में काम कर रहा था, उस समय आईएएस अधिकारी था, रिटायरमेंट। इसके सहयोग से मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय ये पूछ लेता है मैं इसकी स्थापना की गई थी। इस समय पूछ लेगा गवर्नर जनरल कौन था, ये कई बार पूछा गया है। तो लॉर्ड डफरिन इस समय क्या था, गवर्नर जनरल था। और ये कहता भी था नालायक, मैं इसका अंतिम संस्कार भारत में देखते हुए, मतलब इन लोगों को विश्वास नहीं था कि ये कांग्रेस आगे चल के इतना बड़ा मंच हो जाएगा कि लाखों की संख्या में लोग एक साथ उठ करके अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो जाएंगे, आबरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यही बात करूं तो दादा भाई नेहरू जी ने इसका नामांकन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया और इसका पहले नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसका नाम, पहले ध्यान रखना। तो कई बार ये इंपोर्टेंट फैक्ट भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। कांग्रेस के संबंध में मैं महत्वपूर्ण कथनों की बात करूं तो डफरिन ने क्या कहा, इसने कहा कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग, मतलब पूरा भारत नहीं, एक माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या क्या है, बहुत कम है। इनको विश्वास ही नहीं था कि कांग्रेस इतना बड़ा आगे हो जाएगी कि अंग्रेजों के हाथ पैर क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। बाल गंगाधर कह रहे थे यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो कुछ नहीं मिलेगा, कि भाई कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार ही तो होता था, कह रहा उससे कुछ नहीं हुआ, हमें हर समय अंग्रेजों की कार्यशैली पर क्या रखनी पड़ेगी, निगरानी रखनी पड़ेगी। वहीं फिरोज शाह मेहता ने क्या बोला था, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, ये फिरोज शाह मेहता कह रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे कि सर्वण हिंदुओं की फांसीबाज कांग्रेस है, उनको यही विश्वास नहीं था कांग्रेस में मुस्लिम नेता भी हैं। अबुल कलाम आजाद नहीं है, लेकिन उनको नहीं पता थी ना, बदरुद्दीन तैयब जी विदेशी नेता भी हैं। कह रहा अरविंद घोष, इन्होंने क्या बोला, कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी। टीबी जानते हो, टीबी क्षय रोग, ये अरविंद घोष ने कहा था। तो इनके कुछ कांग्रेस को लेकर के क्या थे, स्टेटमेंट थे। वहीं मैं महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशनों की बात करूं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग दिमाग में भर लो भैया। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष रहे थे, पहला अधिवेशन था, मुंबई में हुआ था, ध्यान रखना, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने क्या लिया, भाग। तो अगर ये कह रहे थे अरे इसमें तो शामिल ही नहीं हो रहे, ये तो कुछ दिन का मेला है और इसके बाद इसका उड़ जाएगा हंस अकेला है, मतलब ये तो गायब होती हुई दिखाई दे रही है भाई, ये कुछ कह रहे थे। वही 1886 में बात करूं तो दूसरा अधिवेशन जो है ये कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नेहरू जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, और लगभग उतने ही गिने चुने लोग इसमें क्या हुए थे, ठीक है, शामिल हुए थे। 1887 की बात करूं तो ये मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे कि सर्वर्ण क्लास के लोगों की क्या है ये संस्था, तो ऐसा नहीं था, इसमें मुस्लिम भी शामिल थे। और विदेशियों की बात करूं तो 1888 जो इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके जॉर्ज यूले ये विदेशी ही थे, प्रथम अंग्रेज थे जो गैर भारतीय अध्यक्ष थे। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, कांग्रेस कोई इंटीग्रेटेड, मतलब कोई एक केंद्रीकरण जैसी व्यवस्था नहीं थी, कांग्रेस एक डाइवर्सिफाई व्यवस्था थी। हर धर्म, हर जाति, हर समाज के बौद्धिक वर्ग इसमें शामिल थे। तो स्वाभाविक बात है ये मंच तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लोग क्या कहेंगे उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वही 1896 में बात करूं तो ये कलकत्ता में, वैसे इसे हमारा याद करने का तरीका होता है, ध्यान रख लेना, बकमई, बकनई, ठीक है, बकमई बकनई, मतलब पहला अधिवेशन मुंबई में, दूसरा कलकत्ता, तीसरा फिर से मद्रास, देखो ये लिखवाया है मद्रास मां, फिर चौथा देखो ई से इलाहाबाद, फिर बा से बंबई, का से कलकत्ता, ना से नागपुर और ई से इलाहाबाद।
ये शुरुआत कब से हुई थी? 85 से। तो ये 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 तक के ये क्या है? स्थान है जहां कांग्रेस के क्या हुए थे? अधिवेशन हुए थे। आप भी इस ट्रिक को याद कर लेना, भूलोगे नहीं एक भी बार। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं आपसे, तो 1896 वाला अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी और इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 वाले में, ध्यान रख लेना, कलकत्ता अधिवेशन में। 1905 में वाराणसी में हुआ था जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इसी में बंगाल विभाजन की क्या की गई थी? आलोचना की गई थी। याद रख लेना, पूछ लेगा किस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी? तो वाराणसी अधिवेशन 1905 में ही तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था सांप्रदायिक तौर पे। 1906 की बात करूं तो ये फिर कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में ही देखने को मिलता है। ये पॉइंट दिमाग में भर लो। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और कांग्रेस का विभाजन जो था वो गर्म दल और नरम दल के रूप में हो गया था। यहीं पे फिरोज शाह मेहता में जूता भी फेंक के मारा था। समझ मारी नहीं आ रही? तो देखो, उतार चढ़ाव भी हो रहे थे, उम्मीदें भी लोगों की टूट रही थी, भरोसा भी कायम था लोगों को, हमारे जो नेता थे, कि एक दिन कांग्रेस कुछ अच्छा करेगी भारत के लिए और आगे जाके देखने को भी मिलता है। तो सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, उतार चढ़ाव के साथ कांग्रेस अपना क्या कर रही है? काम कर रही है। वही 1911 बहुत इंपोर्टेंट है, कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय गान पहली बार इसी में गाया गया था। जनगण मनगढ़ जो है वो 1911 के अधिवेशन में, इसी समय दिल्ली दरबार भी हुआ था। क्या हुआ था? दिल्ली दरबार भी हुआ था। आप लोग ये बताओगे 1911 में कौन से नंबर का दिल्ली दरबार था और कौन ब्रिटेन का राजा इसमें शामिल हुआ था? ठीक है, और इसी में राजधानी परिवर्तन हुआ था। आप बताओगे कहां से कहां राजधानी लाई गई थी? ये कमेंट में जरूर आंसर करना, ठीक है। अब 1916 में अंबिका, लखनऊ में हुआ, अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और यहां पे जो गर्म दल नरम दल टूटे थे वो अब एक हो गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी क्या हो गया? समझौता हो गया यहां, ठीक है ना। 1917 कलकत्ता अधिवेशन की बात करूं तो यहां एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। पूछ लेता पहली महिला अध्यक्ष कब बनी, तो आप सीधा जवाब हिट मारोगे 1917। ये वही दौर है, यहां रशियन क्रांति भी चल रही थी। क्या चल रही थी? रशियन क्रांति भी चल रही थी। 1924 बेलगाम, ये भी इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कर्नाटक में पड़ता है, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने। कहां पड़ता है बेलगाम? कर्नाटक में पड़ता है, याद रखना। फिर 1925 में कानपुर अधिवेशन इसीलिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि यहां पूछा जाता है कांग्रेस के अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये सरोजिनी नायडू का नाम आता है। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। आप बताएंगे सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं या पहली महिला राज्यपाल है? आप कमेंट बॉक्स में ये चीज बता के दोगे, देखूंगा आपकी तैयारी कितनी चल रही है। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं। कह रहा पूर्ण स्वराज्य और अधिकार के बारे में, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 का ध्यान रखना। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने की थी भैया? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वही पूर्ण स्वराज्य की, स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई गई थी और यहीं पे 1930 में आकर के स्वाधीनता की पूर्णतः स्वाधीनता दिवस बनाने की बात की थी और यहीं पे ध्यान रखना आप लोग, ये बात की गई थी जिस दिन भी संविधान हम बनाएंगे वो 26 जनवरी को लागू करेंगे, इसी अधिवेशन में, ध्यान रखना। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था, वल्लभ भाई पटेल इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया गया था। कराची अधिवेशन में जो नेहरू रिपोर्ट में रखा गया था, जो गवर्नर था बिल्कन हेड, उसने जो चुनौती दी थी कि भाई तुम्हें दम है तो संविधान का प्रारूप बनाइए, तो उसमें जो हमने मौलिक अधिकार रखे थे वो प्रस्ताव 1931 के अधिवेशन में ही रखा गया था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। दिमाग में डाल लो ये चीज,
बताइए, यहां तक मेरी आवाज सभी के पास तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, पहले तो ये बताइए। अगर आवाज पहुंच रही है तो फिर आ जाइए आगे। कह रहा विचारधारा और संघर्ष के बारे में बात करूं तो ये 1937 और 39 के करीब में देखने को मिलती है। यहां महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में थोड़ा सा मनभेद दिखाई देता है। ठीक है, कह रहा 1937 में अधिवेशन कहां पे हुआ, तो ये फैजपुर अधिवेशन था, ध्यान रखना। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ये भी कई बार पूछ लेता है कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, तो फैजपुर अधिवेशन था। आप ये बताओगे फैजपुर किस राज्य में पड़ता है, ये क्वेश्चन आपके लिए। किस स्टेट में फैजपुर पड़ता है, ये क्वेश्चन आप बता के दोगे। 1937 के बाद अगला अधिवेशन हुआ था 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का क्या रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया, गठन किया गया था, प्रस्ताव नहीं गठन किया गया था। हरिपुरा बताइए किस राज्य में पड़ता है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए। सर्च मारा करो, फटाफट से लिखा करो, जिससे कि आपको हमेशा बताने को मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ये चीजें रहें, तैयार रहें, इसीलिए पूछी जाती हैं। वहीं 1939 का त्रिपुरी संकट सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद के बीच हुआ। यहां सुभाष चंद्र बोस को बनाने की क्या की जा रही थी, अध्यक्ष बनाने की बात, और ये चुनाव में जीते भी थे, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये बने, क्योंकि देखो ये देख रहा है द बोस क्राइसिस क्या था। तो सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष चुने गए। गांधी जी के उम्मीदवार पटाभी सीतारमैया को हरा दिया। मतभेद के कारण बोस का इस्तीफा और राजेंद्र प्रसाद फिर क्या बने, अध्यक्ष। पटाभी सीतारमैया भी नहीं बने, फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो कई बार पूछ रहा त्रिपुरी संकट के समय त्रिपुरी में, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया बनने सुभाष चंद्र बोस ने, और ये फिर कांग्रेस को छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या कर ली, इन्होंने स्थापना कर ली। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखना, ये त्रिपुरी संकट बहुत जरूरी है, पूछा जाता है। धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 1940 पूछे रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ध्यान रखना। लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। देखो ये जो बात मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी ना, हिंदू 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 नहीं भाई, सही से देखिए, मुस्लिम भी लगातार 6-6 वर्षों तक कांग्रेस अधिवेशन के क्या हो रहे हैं, अध्यक्ष बन रहे हैं। वही 1946 के मेरठ अधिवेशन की बात करूं मैं, तो इसके अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी बनाए गए। और आजादी के समय भी आपसे पूछे अध्यक्ष कौन थे, तो सीधा सीधा आप हिट मानना कि भाई आजादी के समय भी आचार्य जेबी कृपलानी ही थे अध्यक्ष। कुछ महत्वपूर्ण तो कह रहा, स्वतंत्रता के बाद 1947 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां पे हुआ था, तो ये पूछे तो कह देना नई दिल्ली में विशेष सत्र, ये विशेष की बात कर रहा हूं। जिसके अध्यक्ष कौन रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहे थे। पूछ लेगा सबसे ज्यादा समय तक और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो यही मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 से 45 तक ये कांग्रेस के क्या रहे थे, अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के समय अगर आपसे पूछे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप कहोगे ग्लैडस्टन। वायसराय की पूछे तो लॉर्ड डफरिन। कौन, लॉर्ड डफरिन। इसी के साथ कुछ और महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा कांग्रेस के में प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी का नाम आएगा। कौन बने थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कई बार ये पूछा गया है। प्रथम मुसलमान अध्यक्ष पूछे तो आप बताओगे बदरुद्दीन तैयब। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, वहीं आपसे पूछे प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष, तो जॉर्ज यूले। कौन, जॉर्ज यूले अध्यक्ष रहे थे, ध्यान रखना। वही आपसे पूछे प्रथम महिला जिसने कांग्रेस को संबोधित किया, तो कदाम्बिनी गांगुली। कांग्रेस को संबोधित करने वाले अध्यक्ष नहीं कह रहा हूं, कदाम्बिनी गांगुली थी। क्या प्रथम यूरोपियन विदेशी महिला जो अध्यक्ष रही, एनी बेसेंट 1917 में, आपको पता है। वहीं पूछे प्रथम महिला जो भारतीय थी, तो वो सरोजिनी नायडू। कौन, सरोजिनी नायडू, ये 1925 में रही थी। याद आ रहा सभी को। कह रहा जो वंदे मातरम हमने गाया था वो कहां से लिया गया था, तो ये बांकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। कहां से लिया गया था, आनंद मठ से लिया गया था। तो
आपके एग्जाम में जो बेसिक आते हैं कांग्रेस से वो यही आते हैं। आप अच्छे से तैयार कर लेना। क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना। हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री को हम खत्म कराते चले जा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिया करिए, क्लास को शेयर किया करिए और भाई सब्सक्राइब भी कराया करिए, ठीक है ना। ये काम नहीं करते हो आप लोग, अपने अपने स्टेटस पर सब बच्चे लगाया करिए क्लास को, ठीक है ना। तो काफी मेहनत लगती है क्लास को यार, कुछ तो रेस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।